हेलो लर्नर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं यूजीसी नेट पेपर वन की अलग अलग यूनिट्स के। अभी तक पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर वन की जो हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और जो हमारी आईसीटी की यूनिट्स हैं, इनके साथ साथ हम जो हमारी ये वाली यूनिट है जिसमें आप अभी हैं, पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के साथ साथ मैथमेटिकल रीजनिंग और जो कम्युनिकेशन, तो ये 6 यूनिट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। जितने भी 2004 से लेकर के 2026 तक के क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे के सारे हम इस वीडियो सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज एट ए ग्रेटर रिस्क ऑफ डिजर्टिफिकेशन? अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका? तो देखिए, ग्रेटर रिस्क ऑफ डिजर्टिफिकेशन पे जो सबसे जो हमारा कॉन्टिनेंट है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क है कि वहाँ पर डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, तो वो का राइट आंसर होगा उसका अफ्रीका। बिकॉज हम जानते हैं कि अफ्रीका क्यों ऐसे है, क्योंकि जो लार्जर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका है ये एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में आता है, लाइक सहारा डिजर्ट या सहेल रीजन्स को अगर आप देखें, तो ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन और अनसस्टेनेबल फार्मिंग जो है वो एक्सेलरेट करती है लैंड की डिग्रेडेशन को, और फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स और क्लाइमेट चेंज भी देखने को मिलते हैं जो सॉइल की ड्राइनेस को और ज़्यादा वर्सन करती है। तो जितनी भी ज़्यादातर अफ्रीकन इकोनॉमीज है वो हेविली डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर पे, तो इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लैंड में कॉज डिजर्टिफिकेशन। और इसके अलावा अगर नेचुरल रीजंस की बात करें, तो जो अफ्रीका ये है, जो हमारा जो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, ये देखिए यहाँ पर ये इक्वेटर के करीब है, और सबसे ज़्यादा जो यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज है या एनर्जी है, सन की एनर्जी, वो सबसे ज़्यादा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ही मिलती है कंटिन्यूसली फॉर 12 आवर्स पर डे के हिसाब से। तो आप देख लीजिए, जो नॉर्थ अमेरिका है या साउथ अमेरिका है या एशिया है, ये इक्वेटर से दूर है। तो जो इक्वेटर के पास वाली जितनी भी कंट्रीज हैं या जो जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर डिजर्टिफिकेशन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और एक तो सहारा और सहल रीजन भी यहाँ पर है। तो इस तरीके से राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए। The major source of pollutants, gas, carbon monoxide in urban areas is thermal power sector, transport sector, industrial sector या डोमेस्टिक सेक्टर। तो हमें बताना है कि मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड इन अर्बन एरिया, वो कहाँ से होता है? अगर तो जो इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो मेजर सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज नॉट एमिटेड फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर? तो देखिए, यहाँ पे एक प्रीवियस क्वेश्चन 71 हमने कराया था, जिसमें पूछा था कि कौन सा जो पॉल्यूटेंट है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से नहीं आता है। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैंने ये स्लाइड इस वजह से ऐड कर दी है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं जो डायरेक्टली एमिटेड होते हैं वो ऐड कर दिया है, और जो इनडायरेक्टली एमिटेड हैं उनको भी ऐड कर दिया हुआ है। तो आप देख लेना है, क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है या हाइड्रोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसको एक बारी देख लेना, इनके की सोर्सेज या ये क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि लीड है, जिसका केमिकल फार्मूला है पीबी, हिस्टोरिकली एडेड टू पेट्रोल, या टेट्राथाइल लीड इज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, नाउ लार्जली फेज्ड आउट। कंपाउंड फाउंड इन सूट एंड टार, ये पूछ सकता है कि पीएचएस जो है C20H12 जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? कंपाउंड सूट और टार में पाया जाता है, फॉर्म ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल, मेनी आर कार्सिनोजेनिक। कॉम्प्लेक्स पिक्चर ऑफ सूट स्मोक एंड लिक्विड ड्रॉपलेट, डीजल इंजन आर मेजर सोर्स। ये जो हमारा पार्टिकुलेट मैटर है PM 2.5 और 10 जो है, और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो जिसे हम बेंजीन भी कह सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर कर लें C6H6,
ये एक ऑर्गेनिक केमिकल है दैट वेपराइज इजीली। बेंजीन इज नोन एज कार्सिनोजन फाउंड इन पेट्रोल एग्जॉस्ट। तो आप एक बार ये सारे अच्छे से देख लेना। और यहाँ पर जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर जो होते हैं, यहाँ पे मैंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का दे रखा था कि इसका फार्मूला CCl2F2 है, और दीज आर नॉट ओमिटेड बाय ट्रांसपोर्ट इंजन। दे आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, AC, एरोसोल पॉल्यूटेंट्स एंड फोम ब्लोइंग। तो ये देख लेना, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। और ये ग्राउंड लेवल ओजोन है जो O3, और पेन्स है जो C3H3NO, ये कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक है दैट कॉज आई इरिटेशन। ये क्वेश्चन बना है कई बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, तो देख लेना आप इसको। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस हैज द शॉर्टेस्ट रेजिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो गाइस मीथेन है वो शॉर्टेस्ट टाइम तक रहती है एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रहती है एटमॉस्फेयर में, मोर देन हंड्रेड ऑफ ईयर्स रह सकती है। और जो नाइट्रस ऑक्साइड है स्टेज फॉर अबाउट 110 टू 120 ईयर्स तक। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन है इट कैन स्टे फॉर 50 टू 100 प्लस ईयर्स तक। और जो मीथेन है वो सबसे कम रहती है यहाँ पर, CH4 जिसका फॉर्मूला है, इट स्टेज फॉर ओनली अबाउट 10 to 12 ईयर्स। तो ये देख लेना, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो एक बारी आप इनको अच्छे से कर लेना। तो ग्रीन हाउस गैसेस है ये चार की चारों, ये कई बारी पूछ लेता है एग्जाम में, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह। In a fuel cell driven vehicle, the energy is obtained from the combustion of methane, hydrogen, LPG या CNG। तो गाइस जो फ्यूल ड्रिवन व्हीकल होती है वहाँ एनर्जी हाइड्रोजन से ली जाती है। Fuel cell vehicles do not obtain energy through traditional combustion like petrol या diesel engines। तो instead they generate electricity through an electrochemical reaction। तो ये कीवर्ड्स हैं, आप ध्यान रखना। Between hydrogen and oxygen, this produces electricity to run the vehicle। Water as the only byproduct, so fuel vehicles are considered very clean इसी वजह से। तो इसका जो राइट आंसर गाइस होगा वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, वुमेन आर क्लोजर टू नेचर देन मेन। व्हाट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव इज दिस? तो ये जो रियलिस्टिक है या एसेंशियलिस्टिक है या फेमिनिस्टिक है या डीप इकोलॉजी? तो ये गाइस एसेंशियलिस्ट व्यू है, क्योंकि जो स्टेटमेंट है हमारा, वीमेन आर क्लोजर टू नेचर देन मेन, इट रिफ्लेक्ट्स एन एसेंशियलिस्ट अप्रोच पर्सपेक्टिव। इसके रीजंस क्या क्या है देख लीजिए। इट अज्यूम्स दैट वुमेन हैव एन इनहेरेंट या नेचुरल एसेंस। इट ट्रीट्स gender differences as biologically or naturally fixed. It links women with nature and men with culture or rationality. So this is a classic example of gender essentialism। इसमें अब हमें बताना है कि अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे अपीयर टू यूज द कोड गिवन बिलो। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी बुक सबसे पहले अपीयर हुई। तो गाइस जो क्वेश्चन हमारा 106 है, इसको आप लोग एक बार याद कर लेना कि कौन सी बुक सबसे पहले आई थी। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो सबसे पहले बुक जो आई थी वो है साइलेंट स्प्रिंग आई थी, तो ये 1 पे हो जाएगी। पहले 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद जो हमारी बुक आई थी वो आवर कॉमन फ्यूचर्स आई थी, तो ये 3 पे हो जाएगी। मैंने यहाँ पर ईयर्स ऐड कर दिए हैं तो आप देख लेना। ये देखिए, साइलेंट स्प्रिंग जो है वो 1962 में आई थी, जो रचल गार्सन ने लिखी थी। लिमिट टू ग्रोथ जो है क्लब ऑफ रोम की है, से रिलेटेड है, 1972 में आई थी। और कॉमन फ्यूचर जो ब्रोटलैंड रिपोर्ट की का टाइटल था, और कॉमन फ्यूचर 1987 में आया था। और रिसोर्सफुल जो अर्थ है दिस वाज एडिटेड बाय साइमन एंड गहन इन 1989। तो आप इसको याद कर लेना। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आवर कॉमन फ्यूचर से, इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो दी गई थी, जो आज भी यूज की जाती है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन टी, 2 1। तो इसका जो राइट ऑप्शन है देख लीजिए कैसे होगा। साइलेंट स्प्रिंग पहले नंबर पे आ जाएगा 2, और फिर उसके बाद आवर कॉमन फ्यूचर्स 3। सॉरी, ये लिमिट टू ग्रोथ है। लिमिट टू ग्रोथ तीसरे नंबर पे है, 1 पर है। तो 2 1 3 एंड 4, तो ये आ जाएगा 2 1 3 एंड 4। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a matter of global concern in the removal of tropical forest? Their ability to absorb the chemical that contribute to depletion of ozone layer, their role in maintaining the oxygen and carbon balance their ability to regulate surface and air temperatures, moisture content, and reflectivity, their contribution to the biological diversity of planet।
तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, देयर एबिलिटी टू एब्सॉर्ब द केमिकल दैट कंट्रीब्यूट टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। बाकी जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, दे आर द मेजर ग्लोबल कंसर्न बिकॉज दे मेंटेन ऑक्सीजन कार्बन बैलेंस, रिड्यूस CO2 और प्रोड्यूस ऑक्सीजन, रेगुलेट क्लाइमेट टेम्परेचर रेनफॉल ह्यूमिडिटी, और जो तीसरा वाला है सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज जिसमें है। तो जो राइट आंसर है इसका वो होगा their ability to absorb the chemicals that contribute to the depletion of ozone layer. Next है consider the following statements and select correct answer from the code given below. Rajasthan received the highest solar radiation in the country, ठीक है। India has the fifth largest installed wind power in the world, देखिए ये फोर्थ है, फिफ्थ नहीं है, तो ये फोर्थ हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विंड पावर इज कंट्रीब्यूटेड बाय तमिलनाडु, ये भी इनकरेक्ट है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ यूरेनियम इन इंडिया इज जादूगुदा। तो ये देख लीजिए इसका गाइस जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 108 का, ये है ऑप्शन डी, दैट इज 1 and 4 ओनली, बाकी ये गलत है। The most comprehensive approach to address the problems of man-environment interaction is one of the following: natural resource conservation approach, urban industrial oriented approach, rural agriculture growth oriented approach, या watershed development approach। तो जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है मेन एनवायरमेंट इंटरेक्शन की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, वो है गाइस वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच। ये क्या होती है देख लीजिए एक बार। The watershed development approach is considered the most comprehensive way to deal with man-environment interaction because it integrates बहुत सारी चीजें, वो चाहे सॉइल कंजर्वेशन हो, वाटर कंजर्वेशन हो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात हो, या अफोरेस्टेशन एंड लैंड रिस्टोरेशन हो, या रूरल लाइवलीहुड एंड इम्प्रूवमेंट की बात की जाए, या सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द ईयर 2022, the climate action plan of government of India aims at installing 20,000 megawatt of wind power, 25,000 megawatt of wind power, 20,000 megawatt of solar power, या 10,000 megawatt of solar power। तो भाई इसका जो राइट आंसर है 20,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर। तो जो क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका एम था कि वो कम से कम 20,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर जनरेट करेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी तक हमने 110 क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसके आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जैसे ही ये ताकि हम नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।